अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी में हकाइक विद साउंड बिटालवी में आपके होस्ट मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, इस मुल्क में करप्शन, घपले की कहानियां तो सब जानते हैं। किस किस लेवल पे हुए वो भी काफी लोगों को इल्म है। एक ऐसी ही कहानी हम आपके सामने लाने जा रहे हैं आज। पावर प्लांट, हम लोग बिजली को रोते हैं। इस वक्त मैं शो कर रहा हूँ, हमारे इस वक्त बिजली गई हुई है। अब लोड शेडिंग जारी है मुल्क में। हम रोते हैं कि वापस बिजली नहीं है, लेकिन उसमें से कैसे पैसा खाया गया अवाम का, उसमें से अपनी फैमिलीज को बाहर कैसे शिफ्ट किया गया, और उसके बावजूद हम इस बात पे हम हैरान परेशान है कि हमारे मुल्क में बिजली बनती क्यों नहीं है, और जो बनती है उसमें लोग पैसे खाते कैसे हैं। आज हमने दावत दी है बात करने के लिए हमारे मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब को। सऊदी पावर में सीनियर इंजीनियर और सीनियर प्रोजेक्ट साइड पे हैं। तो हम आज बात करने जा रहे हैं नंदीपुर प्रोजेक्ट पे, जिसमें इतने घपले हुए कि उसकी जो जिस कॉस्ट पे बनना था वो डबल से ज्यादा हो गई। उसको कई के साथ बनने नहीं दिया गया, प्लांट कुछ दिन चल के बंद किया गया। उसके साथ साथ उसके बाद में इंक्वायरी में रिकॉर्ड्स भी जला दिए गए 2 सितंबर 2016 में। तो इन सब पे ज्यादा तफसील से बात करने के लिए हमने दावत दिया अशफाक साहब को। तो अशफाक साहब, आप हमें कुछ वॉक थ्रू करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट आगाज से लेके जब तक ये बना 5 दिन चला, इसके पीछे इसकी हिस्ट्री कुछ बताएं हमें। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ पहले जी प्लीज। अपने नाजरीन के लिए। ये प्रोजेक्ट जो है ये नंदीपुर विलेज गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में कायम है, और इसकी ओनर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। ये थर्मल पावर जनरेशन है, और ये जनवरी 2014 में जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया था, चलना शुरू हुआ था। अच्छा, इसकी जनरेशन कैपेसिटी जो है उसके मुतल्लक ये है कि इसमें टोटल 4 नंबर्स ऑफ टरबाइंस हैं, और ईच टरबाइन हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 125 मेगावाट, और इस तरह इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 525 मेगावाट है, यानी 525 मेगावाट है। और लेकिन जो इस वक्त जनरेट हो रही है वहाँ से वो अराउंड 400 मेगावाट हो रही है, यानी इट्स रनिंग ऑलमोस्ट यू कैन से बिलो 80% एफिशिएंसी। इसका जो फ्यूल है वो एलएनजी गैस पे है इस वक्त। अब मैं थोड़े से इसके माइलस्टोन पे चला जाता हूँ ताकि इसकी हिस्ट्री थोड़ी पता चल जाए जी प्लीज। ये स्टार्ट कैसे हुआ था और बीच में क्या क्या जो है वो रुकावटें इसमें आई। आपको पता है कि जब गवर्नमेंट नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई और PMLN की जब गवर्नमेंट आई पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो उन्होंने 2008 में ये सोचना शुरू कर दिया था कि पंजाब किसी तरीके से अपने पावर प्लांट्स जो है वो लगाने शुरू करे, क्योंकि उस वक्त भी लोड शेडिंग का बहुत ही बुरे हाल थे। मेरे ख्याल उस वक्त 16-17 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग जो हुई बिल्कुल चल रही थी। तो शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया खुद पावर बनाना शुरू। उसके लिए उन्होंने समरी बना के भेजी थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को कि हम एक नंदीपुर के ऊपर एक पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, और उसकी जो इनिशियल कॉस्ट थी वो 23 बिलियन की थी, 23 बिलियन रुपीस की। अच्छा। ये वाटर तो वाटर एंड पावर तो ज़ाहिर आपको पता है कि ये तो मिनिस्ट्री जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। तो उन्होंने आगे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस को ये समरी जो है वो भेज दी उनकी अप्रूवल के लिए। और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस थी, उन्होंने कहा कि ये जिस कंपनी के साथ इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने मुआहदा किया है, जो कि चाइनीज कंपनी थी, वो चाइना डिंग डोंग के नाम से डिंग फैंग के नाम से वो कंपनी थी, वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। अच्छा। तो उनकी जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है उन्होंने इसकी अप्रूवल नहीं दी, और उन्होंने वापस भेज दिया केस कि ये जो है ये कंपनी ऑलरेडी ये ब्लैक लिस्टेड है और इसको ये प्रोजेक्ट ना दिया जाए। और ये जो है ये सारा सिलसिला जो है वो चलता रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के दरमियान और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, और ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 2 साल तक। फिर आपको पता है कि 2010 में जाके 18th अमेंडमेंट पास हुई थी,
جی जिसमें जो सूबे हैं उनको कुछ इख्तियारात दे दिए गए थे। फिर जब ये इख्तियारात दे दिए गए तो फिर दोबारा उन्होंने समरी भेजी और फिर इन्होंने जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो चाइना डैंगफोंग कंपनी थी उसके साथ मुआहिदा भी कर लिया 23 बिलियन का टू इंस्टॉल ए प्लांट इन नंदीपुर, और उनको एक 10% इनिशियल पेमेंट्स भी कर दी। लेकिन मसला ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का भी जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था वो सॉल्व नहीं हुआ और वो 2012 तक चलता रहा। इस दौरान ये हुआ कि 2010 में जब चाइना डोंगफोंग को ये प्रोजेक्ट मिल गया तो उनका जो पावर प्लांट है उसकी काफ़ी सारी मशीनरी जो है वो उन्होंने वहाँ से जो है वो भेज दी और वो पाकिस्तान के कराची सी पोर्ट जो है वो वहाँ पे पड़ी रही तकरीबन 2 साल तक, तकरीबन 2 साल तक, 2 साल तक, यानी ये 2010 की बात है जब उन्होंने मशीनरी अपनी वहाँ से शिपमेंट की थी और वो 2 साल तक वहाँ पे पड़ी रही हमारे। अशफाक साहब, क्या ये वही मशीनरी है जिसको पाकिस्तान के जो इंश्योरेंस ने उसने इंश्योर करने से इनकार कर दिया था कि ये मशीनरी बहुत पुरानी है? जी, वो मशीनरी पुरानी का तो बाद में आता है, उस वक्त तो खैर किसी को पता नहीं था क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई थी वो पुरानी है या नहीं है जी। लेकिन वो वहाँ पे पड़े वो 2 साल जो है वो चूँकि वहाँ पे पड़ी रही और वो जो है पड़े उसको काफ़ी हद तक वो ख़राब हो गई मशीनरी, और फिर हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने उसको इंश्योर करना जो है वो कर दिया। और दूसरा ये कि आपको ये भी पता है कि जैसे मैंने बताया कि लॉज एंड जस्टिस जो हमारी मिनिस्ट्री थी उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिए थे कि ये जो है वो कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है, तो इस वजह से भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी सी पीछे हट गई कि वो इसके साथ मुआहदे नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये सिलसिला जब चलता रहा और जब फिर नवाज शरीफ साहब की सेंट्रल में गवर्नमेंट आई 2013 में, तो इसके बाद फिर ये जो है ना इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया। फिर एक समरी पंजाब गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को भेजी। अब ये देखें, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो ही गवर्नमेंट चेंज हुई पीपल्स पार्टी से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, तो फिर ये जितने भी हमारे अदारे हैं या जितनी भी मिनिस्ट्रीज के नीचे काम करने वाले लोग हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं, यानी उन्होंने फिर कोई रुकावट नहीं डाली और फिर जो है वो मतलब सब फाइलें जो है वो थ्रू हो गई और वो अप्रूव हो गई और फिर जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन अब जो चाइना डोंगफोंग कंपनी जो थी उन्होंने ये कहा कि अब ये चूँकि ये प्रोजेक्ट तो स्टार्ट होना था 2010 में और इसमें काफ़ी डिले आ चुका है, अब 4-5 साल का डिले है, तो उन्होंने फिर उसकी प्राइस जो थी वो बढ़ा दी। उसकी प्राइस अब 23 मिलियन से वो 58 मिलियन तक चली गई। 58 बिलियन तक? 58 billion, yes, 58 billion, yeah, it's almost 2.5 times you can say of the initial cost. ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये इस पे काम शुरू हुआ। जो नवाज शरीफ साहब थे और उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसके लिए एक अलहदा जो है वो एजेंसी भी बना दी जो इसको हेड कर रही थी, जो इसको चला रही थी, जिसको ये नंदीपुर पावर कंपनी के नाम से एक अलग से एस्टेब्लिशमेंट बना दी गई जो इसको देख रही थी, उसकी एग्जीक्यूशन और उसके बाद वो उसने रनिंग एंड मेंटेनेंस उसकी जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखनी थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इसका कंप्लीट हुई ये मई 2014 में और इनॉग्रेशन की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने इनॉग्रेशन की इसकी, और लेकिन ये 5 दिन चलने के बाद बंद हो गया। उसकी वजह ये थी कि ये जब चला तो ये वापडा ने इसको लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ से जो यूनिट्स जो बिजली बन रही थी वो 42 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से पड़ रही थी वापडा को। अच्छा। जो कि इनिशियली इन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था कि ये 8 से 9 रुपए पर यूनिट पड़ेगी। अच्छा, जो है, और दूसरा ये कि इसका प्लांट जो था वो 42% एफिशिएंसी पे चल रहा था, यानी वो 100% एफिशिएंसी पे नहीं चल रहा था वो, यानी इंस्टेड ऑफ गिविंग अस 525 मेगावाट इट वाज गिविंग ओनली 80 और 90 मेगावाट कैपेसिटी। आपने आपने बात की इसके 42 रुपीस पर यूनिट होने की, हमारे नाज़रीन की क्लैरिटी के लिए क्या ये बात ये सच है या अब मुझे करेक्ट कर देगा मैं गलत हूँ कि इसके कंपेरेबल जिस तरह हब पावर कंपनी के प्लांट्स वगैरह थे उनकी जो प्रोडक्शन रेट थी, जो एनर्जी थी वो 7.5 तक थी, 7.5 रुपए थी और इसकी 42 थी, क्या ये कंपैरिजन दुरुस्त होगा?
जी बिल्कुल दुरुस्त है कंपैरिजन। यही वजह थी कि चूंकि जो वापडा है वो बाकी जितने भी पावर प्लांट्स थे उनसे जो है वो अंडर 10 रुपीज पर यूनिट जो है वो बिजली परचेज कर रहा था। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आजकल तो ये 15 से ऊपर चली गई हुई है, लेकिन ठीक उस है। वक्त भी की मैं बात कर रहा हूँ 2014 में वो अंडर 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही थी जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स थे, और इसका 42 रुपीज पर यूनिट जो है वो पड़ रहा था। अच्छा, अब जब ये 5 दिन चलने के बाद इसको बंद कर दिया गया तो फिर एक जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त के, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो पाकिस्तान ऑडिटर कि वो तहकीक करें कि ये ऐसा क्या हुआ है कि ये इतनी ज़्यादा महंगी यहाँ से बिजली पैदा हो रही है और वो भी कम एफिशिएंसी पे चल रहा है ये प्लांट। उन्होंने नवाज शरीफ वाली स्टेटमेंट प्लीज रिपीट कर दें आप। जी नवाज शरीफ साहब ने ये किया कि इस पे एक कमेटी बनाई, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई ताकि पता चलाया जा सके ये कि इसमें क्या हुआ है कि क्यों इतनी महंगी बिजली जो है वो हमें पड़ रही है और इतनी कम एफिशिएंसी पे प्लांट चल रहा है। ठीक तो है। उन्होंने पाकिस्तान ऑडिटर जनरल जो है उनके अंडर एक कमेटी बनाई जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और तकरीबन 6-7 माह के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो मैनेजमेंट थी इसकी, जो नंदीपुर पावर प्लांट की जो मैनेजमेंट थी जो कि सेंट्रल जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर थी, वो उन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि वो बहुत ही इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट थी जिन्होंने लो कैपेसिटी फर्नेस ऑयल जो है वो परचेज किया और प्लांट को जो है वो रॉन्ग फ्यूल पे जो है वो उन्होंने चलाने की कोशिश की। अब उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने प्लांट खरीदने सॉरी ये जब फ्यूल खरीदने की बात हो रही थी तो उन्होंने जो उस वक्त चाइनीज इंजीनियर्स जो थे, वो प्लांट इंजीनियर्स जो थे, उनके साथ मशवरा नहीं किया और उनके मशवरे के बगैर जो है वो उन्होंने फ्यूल परचेज किया। फिर ये भी उन्होंने बताया, इस रिपोर्ट में बताया गया कि अब इसको जो है वो दोबारा ना चलाया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। अब फर्दर जब ये चीज़ हुई और ज़ाहिर है उस वक्त तक हमारा ऑलमोस्ट 60 बिलियन रुपीस जो थे वो उस पे लग चुके थे, तो फिर ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब इस पे एक कमेटी बनाई जाए जो ये डिसाइड करे कि इसका अब फ्यूचर जो है वो क्या करना है। फिर उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन ये दी कि इसको जो है अब इसका, चूँकि वो फ्यूल जब रॉन्ग फ्यूल इस्तेमाल किया गया तो उसके प्लांट जो है वो काफ़ी डैमेज हो चुका था। अब वो उस फ्यूल पे ना चलाया जाए बल्कि इसको एलएनजी पे कन्वर्ट किया जाए, एलएनजी गैस पे कन्वर्ट किया जाए इसको। अच्छा। उस जी, ये अक्टूबर 2015 में जो है वो ये चीज़ें डिसाइड हुई और फिर 2015 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी चेंज कर दी, जो यानी मैनेजमेंट जितनी भी थी उसकी नंदीपुर पावर कंपनी की मैनेजमेंट चेंज कर दी और इसमें उस वक्त के जो हमारे मिनिस्टर थे वाटर एंड पावर के, ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने भी पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया कि वाकई इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं और अब जो है वो इसको हमें दूसरे फ्यूल पे इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दूसरे फ्यूल पे कन्वर्ट करने के लिए फिर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये 30.6 बिलियन का एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो इसके चेंज करेगा इसकी प्लांट को फ्रॉम फर्नेस ऑयल टू एलएनजी गैस फ्यूल। अब ये देखें कि टोटल कास्ट जो थी वो पहले 58 बिलियन आ रही थी, अब जो थी ऑलमोस्ट 90 बिलियन तक पहुंच गई, यानी 90 बिलियन इट्स 4 टाइम्स टू द इनिशियल कॉस्ट 23 बिलियन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये तकरीबन 2 साल और लगे और ये तकरीबन 2017 में, अप्रैल 2017 में इसने अपनी जो जनरेशन देना स्टार्ट की और वो जनरेशन जो थी वो भी तकरीबन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये चूँकि इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 525 थी, लेकिन अभी तक ये इट्स गिविंग अस लेस देन 400 मेगावाट कैपेसिटी, यानी लेस देन 80% कैपेसिटी जो है एफिशिएंसी पे चल रहा है। हमारे मोस्टली जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 90% प्लस पे एफिशिएंसी पे चलते हैं, लेकिन ये अभी भी चल रहा है और इस पे कॉस्ट भी जो है वो 4 टाइम्स आ चुकी है। अब इसकी जो यूनिट प्राइस है, जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि उस वक्त
इनिशियल जो यूनिट प्राइस थी वो तकरीबन 9 से 10 रुपए इसकी एस्टिमेट की गई थी, लेकिन अब ये 12 रुपए जो है वो 2017 में इसकी 12 रुपए पर यूनिट कास्ट पड़ रही थी विद अच्छा। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब नैब ने के पास ये केस गया 2017 में, उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इसी दौरान तकरीबन सितंबर 2017 में इसका जितना भी रिकॉर्ड था, क्रिटिकल रिकॉर्ड था फॉर फ्यूल पेमेंट्स और फ्यूल परचेजिंग रिकॉर्ड जो था वो जला दिया गया। उस वक्त भी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की थी, सेंट्रल में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो ये जला दिया गया। इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर में जितना भी डाटा अवेलेबल था सिस्टम में, वो भी सारा जो है वो डिलीट करवा दिया गया। और आप जो कि टेक्निकल लेवल पे आपको समझा रहे हैं, मैं साथ साथ नाम भी लेता चलूं कि ये इन्होंने जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे राना मेहताब आलम, जो शहबाज शरीफ के वहाँ पे उस गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए थे, ये उन्होंने कंप्लेन की थी कि 2 गार्ड्स को अरेस्ट किया जाए, इनकी वजह से ये इनकी इन्वॉल्वमेंट थी उनको डिस्ट्रॉय करने में कंप्यूटर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद इन्हीं दोनों गार्ड्स ने बाद में गवाही दी कि राना मेहताब आलम साहब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खुद मुलव्वस थे इसमें, और उनकी फिर एक ग्रांटेड प्री अरेस्ट बेल दी गई थी। उसके बाद सेवरल एक्सटेंशंस, लेकिन वो अपने आप को स्पेंड नहीं कर सके। फिर नवंबर 2016 में वो इस कोर्ट से भाग के फरार हो गए थे जब उनकी बेल कैंसिल कर दी गई थी। तो ये आपको पता चलूं कि ये सिर्फ आपके टेक्निकल लेवल पे तो मसले हैं ही, ये एक रिसोर्स इशू और फ्रॉड का इतना बड़ा इशू है जिसको हम फैदम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। ये मसला ये है कि जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें गवर्नमेंट साइड पे जितने लोग होते हैं या जो भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं या जो भी उसको अदारा रन कर रहा होता है, वो सारे जो है वो इस तरह बैठे होते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, अब इसमें से हमने खाना ही खाना है। मतलब उनकी जो इनिशियल करने तक भी खाना है, जाती मफादात जो है वो होते हैं उनके, और वो प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि प्रोजेक्ट्स जो है वो किस कास्ट पे स्टार्ट हुआ था, किस कास्ट पे एंड हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं अपनी यहाँ की एग्जांपल अगर मैं दूं आपकी। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसके प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ पिछले 21-22 साल से। और बिलियंस ऑफ रियाल्स के प्रोजेक्ट हमारे पास होते हैं एट ए टाइम। तकरीबन 40 से 50 प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास होते हैं। ठीक है। और लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये चूंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये एक्चुअली लमसम टन की बेसिस प्रोजेक्ट्स होते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉस्ट किसी की इंक्रीज हुई हो। यानी बल्कि उल्टा ये होता है कि चूंकि जब ये प्रोजेक्ट अगर डिले हो जाता है तो उस पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको पेनल्टी जो है वो पड़ती है, और वो 10 से 15% पेनल्टी होती है उनको अगर 3 माह से ऊपर डिले होता है कोई भी प्रोजेक्ट, क्योंकि 2 से 2.5 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और अगर प्रोजेक्ट्स थोड़े डिले होते हैं तो अगर वो देखा जाता है कि अगर तो क्लाइंट की है उसमें थोड़ी सी डिले में मिस्टेक या क्लाइंट की तरफ से डिले हुई है तो फिर तो उनको पेनल्टी नहीं होती। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से वो डिले होता है तो उसमें जो है उनको 10 to 15% पेनल्टी होती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉस्ट जो है किसी भी प्रोजेक्ट की इंक्रीज हुई हो। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा साहब है, कोई प्रोजेक्ट उठा के देख लें, वो इनिशियल कास्ट उसकी कुछ और होती है, जब वो फिजिबिलिटी उसकी बनती है वो फिजिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब वो कंप्लीट होते हैं तो वो कॉस्ट कहीं से कहीं पहुंच चुकी होती है। यानी वो दुगना तिगना चुगना, जैसे मैंने ये बताया कि अब ये इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर पहले ये फिजिबल था प्रोजेक्ट तो ये अब अनफिजिबल प्रोजेक्ट हो चुका है, क्योंकि फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये अपने जितने भी इसकी कॉस्ट है वो अगले 5 से 6 साल में 4 साल में ये रिकवर कर लेगा। लेकिन अब ये इतनी ज्यादा 4 टाइम्स कॉस्ट है, ये तो अगले 25-30 साल में भी अपनी कॉस्ट पूरी नहीं कर सकता। ऊपर से हमें इतनी महंगी बिजली जैसा आपने जिक्र किया इसका उस पे गैस पे कन्वर्ट करने का, इसकी गैस सुई नॉर्दर्न गैस पहले काट चुका है 1 अरब के बिल्स ना अदा करने पे। उससे पहले इसका खसारा 4.5 अरब के करीब जा रहा था सालाना, और 1-2 साल में गया था, जो हमारे टैक्स पेयर्स की पैसों से ही आ रहा है। और जहां तक आपने बात की हमारे प्रोजेक्ट जो शुरू होते हैं वो वक्त पे मुकम्मल नहीं होते, ना पैसों में मुकम्मल होते हैं। उसकी वजह ये भी है, जैसे आपने कहा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स में पेनल्टीज लिखी जाती है अशफाक साहब, यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको नवाजे जाते हैं अपनी मर्जी से, और उसमें ऐसी शकें रखी जाती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे ही वो पेनल्टीज लिखी ही नहीं जाती आपकी, जिनको अवार्ड करते हैं उनके कहने पे, ताकि
اپنی جیب سے پیسہ ملے, اس میں بائی بیک ہوتا ہے, کانٹریکٹ جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس سے بھی پیسے کھاتے ہیں, اور ان کو ایسی ایوارڈ کر دیتے ہیں کانٹریکٹ سے ان کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا, ان کو پینلٹی کوئی نہیں پڑی ہوتی, اپنی جیب میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں, مٹیریل ناقص ہوتا ہے, ان کو پینلٹی نہیں پڑی ہوتی, تو کاسٹ اوپر نہیں جائے گی تو کیا ہوگا. یہاں پہ میں یہ بھی ناظرین کو یاد کرنا چلوں کہ یہ شہباز شریف صاحب جو آج کل لندن سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو ابھی اشفاق صاحب نے بات کی تھی, وہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے 19 گریڈ کے آفیسر کو اس پلانٹ کا مینیجنگ ڈائریکٹر لگا دیا تھا, جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جو تباہ ہوا پلانٹ لو گریڈ فیول سے, اس کے فرنس آئل جو تھا اس کا لو کیپیسٹی فرنس آئل سے, جب ان کا نام تھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود صاحب, جن کو بعد میں تمغہ امتیاز دیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہمارے ملک کی خدمت کرنے کا. یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا ناظرین. تو آپ سے ایک دو اور سوال ہے, تھوڑی گفتگو ہماری اچھی لمبی ہو جاتی ہے, لیکن آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں ایک جو میری سرچ میں سے ایک چیز نکلی تھی, وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے ہماری ہائیڈرو الیکٹرک پاور انجینئرنگ کمپنی جو ہے چائنا کی, اس کو انہوں نے کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیس پہ جانے کے بعد, وہ تھا 85 پیسے پر یونٹ پہ, جو 80% زیادہ ہے پرمیٹڈ ریٹ 48 پیسے سے. تو اس میں بھی کیا کوئی فراڈ وغیرہ کیا گیا ہے اشفاق صاحب؟ جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا میں سوری, ہاں میں یہ بتا رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے آج کا آخری سوال جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں کہ اس کو گیس پہ کنورٹ کرنے کے بعد بھی ایک اور کنٹروورسی سامنے آئی تھی فیبرری 2017 میں, جب آپ کی جو ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو ہے ہیپسیک جو ہے چائنا کی, ان کو 85 پیسہ پر یونٹ پہ دیا گیا تھا کانٹریکٹ, جو کہ 80% ہائر ہے, ہمارے پرمیٹڈ ریٹ جو ہے وہ 48 پیسے ہے نیپرا کا. تو کیا اس میں بھی کوئی, اور حالانکہ اس پہ پلان گیس کنورژن جو پلانٹ کی وہ 34 پہ چل رہی تھی, تو اس میں بھی کوئی گپلا تھا؟ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بارے میں نے انویسٹیگیشن نہیں کی ہے اور مجھے اس کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے. بہرحال جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ تو ظاہر ہے بہت ہائی ہے, اور ڈیفینیٹلی اب یہ کافی ساری مس مینجمنٹ ہوئی ہوگی, مس ہینڈلنگ ہوئی ہوگی, اس میں بھی ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی, چونکہ ہماری جو ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ ہے وہ تو بہت ہائی بن رہی ہے اس پہ. تو اشفاق صاحب ایک چیز آپ ہمارے قوم کو پیغام دینا چاہے, ہمارے لیڈرز کو پیغام دینا چاہے, ہمارے سیاستدانوں کو پیغام دینا چاہے, ہمارے پروجیکٹ مینیجرز, پروجیکٹ ڈائریکٹرز جو آپ کی طرح یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے رولز میں پاکستان میں بیٹھے ہیں, ان کو اس طرح کے پروجیکٹس کو ٹائم پہ رکھنے کے لیے ایک تو سب سے پہلے ایماندار اور دیانتدار لوگوں کی ضرورت تو ہے ہی. اس کے بعد جو میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا, آپ کے کانٹریکٹ میں ایسا لکھا جائے کہ آپ اپنے جس کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جا رہا ہے ان کو پینلٹیز اس میں شامل کی جائے. اس کے علاوہ کوئی آپ ایک دو سجیشنز دے سکیں کہ ایسے پروجیکٹس کو کیسے آن ٹائم, آن ٹریک اینڈ آن منی اور ٹائم لائن پہ رکھا جا سکے؟ سر یہ تو ایک کمپلیٹ مینجمنٹ ہے, مطلب کانٹریکٹ مینجمنٹ بھی اور ایگزیکیوشن مینجمنٹ بھی اس میں آ جاتی ہے. کانٹریکٹ مینجمنٹ میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آل کلاس جو تھی وہ پوری کی پوری ساری کلاس جو تھی وہ انیشیل کانٹریکٹ میں ہونی چاہیے, تاکہ جو کانٹریکٹر ہے وہ باؤنڈ ہو اس کو وقت پہ دینے پہ اور ایز پر اسپیسیفکیشنز جو بھی ہوتی ہیں, کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کانٹریکٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور دوسرے اسکوپ آف ورک اینڈ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ میں یہ بہت ہی کمپریہنسو قسم کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں, جو کانٹریکٹ ڈاکومنٹس بنتے ہیں اور جو اسکوپ آف ورک اور اسپیسیفکیشنز جو بنتی ہیں. لیکن پاکستان میں وابڈا میں میرا خیال ہے یہ جتنی بھی ہماری جو اونرز ہیں جیسے لیسکو ہے, پیسکو ہے, اور جتنی بھی ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, یہ ان کے پاس کو بہت اچھے قسم کے کانٹریکٹس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, اور اس میں ڈیفینیٹلی پوری کی پوری شرائط جو ہے وہ شروع میں طے ہو جانی چاہیے کہ یہ جو ہے یہ کتنے اس کا کتنا پیریڈ ہوگا, اس کی کیا کیا اسپیسیفکیشنز ہوگی اس میں, اور اس میں جو ہمیشہ کلائنٹ جو ہے اس کی اپروول ہر چیز میں ہوتی ہے. مطلب کوئی بھی اب جیسے یہاں پہ ڈیزائن ہے اس کی اپروول جو ہے وہ تو کلائنٹ نے دینی ہوتی ہے, وہ کانٹریکٹر نے اپنے سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, بلکہ اس نے ڈیزائن کر کے اس میں سبمٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کی اپروول جو ہے کلائنٹ نے دینی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی کلائنٹ خود جو ہے جیسے یا وہ جو ادارہ اس کو مینیج کر رہا ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ خود اس میں جو ہے وہ ایک ایز اے پارٹنر ہوتی ہے اس میں پروجیکٹ میں. صرف کانٹریکٹر ہی سب کچھ نہیں ہوتا, بلکہ جو بھی اپروولز وہ لے رہا ہوتا ہے وہ ساری گورنمنٹ سے لے رہا ہوتا ہے یا وہ ادارے سے لے رہا ہوتا ہے جو اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے
वहाँ पे जितने भी अदारे हैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को फाइनल नहीं होने देते। जैसे आपने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो है वो कंप्लीट नहीं होते, उनमें वो शराइत रखी ही नहीं जाती शुरू से, ताकि वो बाद में उनमें थोड़ी ऐसी चीज़ें रह जाएं या मिस होल्स रह जाएं, ताकि उनको बाद में यूटिलाइज करके इसकी कास्ट बढ़ाई जाए या इसका पीरियड बढ़ाया जाए। तो ये खुद भी लोग जो है वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं, अदारों के भी और गवर्नमेंट्स के भी। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। तो हम उम्मीद करेंगे आप इंशाल्लाह हमें आइंदा भी वक्तन ज्वाइन करते रहेंगे। नाज़रीन, आपने एक और घपले की कहानी सुनी आज इशफाक हनीफ साहब के हवाले की बातों से, और हमें उम्मीद है कि आपको भी एहसास होगा, हमें भी होना चाहिए कि हमारे मुल्क में ये लोग वोट लेके नोट लेते हैं आपसे। वोट लेके आपको वोट का हक नहीं दिया जाता। खुदारा अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। ये वोट लेने वाले वही लोग हैं जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल खा चुके हैं, आपके टैक्स पेयर्स का पैसा खा चुके हैं, और इसमें काफी सारे सवाल शामिल हैं। कोई एक पार्टी ही नहीं शामिल, ये सारे वही लोग हैं। तो प्लीज कुछ अपना एहसास जगाइए और इस मुल्क में दयानतदार लोगों को आगे लाइए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।